हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए PHDS 184 रेडियो लेखन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, जो है जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम 2026 वालों के लिए, इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। और इसकी शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो जिसको सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं वो शॉर्ट वीडियोस देख सकता है। बाकी हम इसमें शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे, दो लाइन एक लाइन में समझाऊंगा मैं आपको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो की शक्ति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन, आप जाहिर सी बात है आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि कुछ लाइंस हमें लिखनी पड़ती है स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन के लिए, प्रस्तावना के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि जैसे रेडियो जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, यह कम खर्च में बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाता है। आज भी रेडियो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और भी अपनी बातें लिख सकते हैं कि रेडियो से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन कामों में रेडियो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट लिखेंगे हम रेडियो का परिचय। ठीक है, अब रेडियो ध्वनि आधारित संचार माध्यम है, सिर्फ सुनने वाली चीज़ें हैं। इसके द्वारा समाचार, गीत, नाटक, खेल और शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसकी पहुंच शहरों से लेकर गांव तक मानी जाती है। अब यह है जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो। ठीक है, आप ये सब सिर्फ ये नहीं लिखना, आपको बाकी सब चीज़ें लिखनी है। जैसे रेडियो का परिचय लिख के इसके आगे आप रेडियो का परिचय लिख दें, फिर जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो, ये करके आप नीचे भी लिख सकते हैं इसके। ठीक है, तो हम ये इसके बारे में थोड़ा समझेंगे क्या है ये, कि जनसंचार का अर्थ है एक साथ बहुत से लोगों तक संदेश पहुंचाना। रेडियो ये कार्य सरल और प्रभावी तरीके से करता है, इसलिए इसे जनसंचार का सशक्त माध्यम कहा जाता है। ठीक है ना, जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, एक साथ ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंचाता है, बातें, खबरें। ठीक है, ये सारे एक साथ लोगों तक पहुंचाता है। रेडियो के प्रमुख विशेषताएं हम समझेंगे क्या है। सबसे पहला है व्यापक पहुंच इसकी। रेडियो देश के दूरस्थ मतलब कि दूर के क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, जो व्यापक पहुंच है मतलब कि रेडियो के ज़रिए हम कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, दूर तक पहुंचा सकते हैं अपनी बातों को, अपने न्यूज़ को, अपनी देश की चीज़ों को। जहाँ टीवी और इंटरनेट की सुविधा कम होती है वहाँ भी रेडियो उपयोगी साबित होता है। इसके लिए क्या टीवी या फिर नेट ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ये बिना इनके भी चल सकता है, सिर्फ आप सेल लगा के भी चला सकते हैं। कम लागत की है, रेडियो सुनने के लिए अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि समाज का हर वर्ग इसका लाभ उठा सकता है। ठीक है ना, कम खर्च लगते हैं इसके अंदर। त्वरित सूचना क्या है कि रेडियो समाचार और ज़रूरी सूचनाएं बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंचती है। ठीक है ना, त्वरित मतलब कि जल्दी जो सूचना मिलती है। आपदा और आपातकाल की स्थिति में यह विशेष रूप से उपयोगी होता है। ठीक है ना, त्वरित मतलब जल्दी सूचना प्राप्ति। ठीक है, प्राप्ति। ठीक है, साक्षरता की आवश्यकता नहीं है। साक्षरता की आवश्यकता क्यों? कि रेडियो सुनने के लिए पढ़ना लिखना आना ज़रूरी नहीं है। जो इसका मतलब होता है, जो साक्षरता का मतलब होता है पढ़ना लिखना। ठीक है, साक्षरता का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा हो उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सुनने की चीज़ें होती हैं। समाज में रेडियो का महत्व क्या है? रेडियो लोगों को जागरूक, ठीक है, लोगों को क्या करता है? लोगों को जागरूक करता है। रेडियो जागरूक और शिक्षित बनाने का कार्य करता है। और क्या करता है? शिक्षित बनाता है। ठीक है, शिक्षित बनाता है। यह किसानों, छात्रों और आम नागरिकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाता है। ठीक है ना, रेडियो की सीमाएं क्या क्या हैं? रेडियो में केवल आवाज़ सुनाई देती है, पहला पॉइंट। ठीक है, आवाज़ सुनाई देती है। दूसरा क्या है? चित्र नहीं देख सकते, ये दूसरा पॉइंट है। ये सी सीमाएं हैं, इसलिए कई बार विषयों को पूरी तरह समझना कठिन होता है। इमेजिनेशन नहीं हो पाती है इसके अंदर, इमेजिनेशन करना पड़ता है, सॉरी। ठीक है ना, सिर्फ इमेजिनेशन करके ही हम चीज़ों को समझ सकते हैं, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये इसकी सीमाएं हो गई। निष्कर्ष लिख देंगे इस पूरी चीज़ों का, छोटे से आप अपने लैंग्वेज में एक निष्कर्ष लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो पर प्रसारित मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों के प्रमुख रूप का परिचय दीजिए। सबसे पहले सिंपल से फंडा, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे।
प्रस्तावना कैसे लिखेंगे कि मनोरंजन जीवन का आवश्यक भाग है। ठीक है, जो मनोरंजन है वो जीवन का भाग है ना। रेडियो अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता है। जो रेडियो है वो क्या करता है, अपने जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसके जरिए लोगों को मनोरंजन करता है और उनके जीवन में आनंद भरता है। ठीक है ना। मनोरंजन कार्यक्रमों का परिचय, अब जाहिर सी बात है मनोरंजन कार्यक्रमों का परिचय भी देना पड़ेगा कि ताकि ये मनोरंजन कार्यक्रम होते क्या हैं। रेडियो पर अनेक प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, अब मनोरंजन कार्यक्रम किस पे आते हैं, रेडियो पर आते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, श्रोताओं को खुशी देना। श्रोताओं मतलब कि जो सुनने वाले हैं उनको खुशी देना और उनका तनाव कम करना होता है। ये इसका परिचय है। गीत संगीत कार्यक्रम, गीत संगीत रेडियो के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम होते हैं। ठीक है ना, जो गीत संगीत होते हैं ये कौन से होते हैं, लोकप्रिय कार्यक्रम होते हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम होते हैं। इनमें फिल्मी गीत, लोकगीत, भजन और शास्त्रीय संगीत शामिल होते हैं। ठीक है, नाटक एवं रूपक, रेडियो नाटक और रूपक कहानी को ध्वनि तथा संवादों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। किनको करता है, नाटक को और रूपक को। इनको कैसे करता है, ध्वनि के माध्यम से प्रसारित करता है या लोगों को प्रस्तुत करता है। ये मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है ना। हास्य कार्यक्रम यानी कि कॉमेडी जो कार्यक्रम होते हैं, हंसी वाले हास्य कार्यक्रम लोगों को हंसाने और मानसिक तनाव कम करने का कार्य करते हैं। ये सभी आयु वर्ग के श्रोताओं द्वारा पसंद किए जाते हैं। ठीक है ना। प्रतियोगिता एवं क्विज, इसमें प्रतियोगिता एवं क्विज भी आता है। इन कार्यक्रमों में प्रश्नोत्तर और प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इससे मनोरंजन के साथ ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, मनोरंजन भी होता है और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है लोक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को आप लिख के इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, लोक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कला, लोकगीत और क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इससे संस्कृति विरासत सुरक्षित रहती है। ठीक है ना, इसको लोग जो सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि संस्कृति जो है, सांस्कृतिक जो विरासत है वो सुरक्षित रहती है। लोग अपनी संस्कृति को भूलते नहीं। 8वां पॉइंट है मनोरंजन कार्यक्रमों का महत्व क्या क्या है। अब ये कार्यक्रम लोगों को मानसिक शांति देता है। क्या करता है, मानसिक शांति देता है। ठीक है, आनंद प्रदान करता है, ठीक है, और क्या करता है, साथ ही समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। जो वातावरण है, वातावरण समाज में अच्छा बना रहता है, ठीक है। और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास पर अपने विचार दीजिए, जो इसके इतिहास है। तो देते हैं, चलो। सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम इसके अंदर कि भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास काफ़ी पुराना है। आपने भी कभी अपने बचपन में देखा होगा कि कहीं ना कहीं रेडियो होता था। ठीक है, मैं तो अपने बचपन में देखा है कि काफ़ी रेडियो होता था, पोर्टेबल रेडियो भी होता था और कहीं पे रखा रहता था, वो फिक्स रहता था, वहीं पे चलता था वो। ठीक है, इसने देश के विकास और जनगणना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो मनोरंजन का जो शुरुआती दौर था उस टाइम पे रेडियो ही एकमात्र सहारा होता था लोगों का। आगे पढ़ेंगे भारत में रेडियो का प्रारंभ। भारत में रेडियो का प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में शुरू हुआ था रेडियो। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उस समय इसकी पहुंच सीमित थी। ठीक है ना, जो इसकी जो सीमा थी, जो इसकी पहुंच थी वो क्या थी, सीमित थी। क्यों, क्योंकि लोग इतना सुनते नहीं थे और इतनी दूर तक उसका जो कनेक्शन था वो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा। ठीक है, एंटीनास लगने लगे। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी क्या है कि 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है ना, जो इसकी स्थापना थी ये इसमें 1927 में हुई। इसने भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। ठीक है ना। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी की स्थापना, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, आकाशवाणी का, आई होप। तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, 1936
1936 में किसकी हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। ठीक है। अब क्या हुआ कि बाद में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। कब दिया गया? बाद में, यानी कि इसके बाद इसको क्या दिया गया? आकाशवाणी, इसको नाम दिया गया। ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद रेडियो का विकास। स्वतंत्रता के बाद देश भर में नए रेडियो केंद्र स्थापित किए गए। इससे रेडियो की पहुंच और लोकप्रियता दोनों बढ़ी। ठीक है ना। लोगों ने पसंद किया, लोगों ने अच्छा लगा उसको, तो और लोगों ने इसको खरीदा, अपने घरों पर रखा। एफएम रेडियो का आगमन, जब एफएम रेडियो का शुरुआती दौर आया था, क्या हुआ था कि एफएम रेडियो आने से ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इससे युवाओं के बीच रेडियो की लोकप्रियता और बढ़ गई। पहले क्या था कि जो बुजुर्ग जो लोग थे, जिन्हें पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी थी, उनके लिए रेडियो बढ़िया था। लेकिन जब बाद में रेडियो एफएम आया, जिनमें गाने वाने लोक संगीत आने लगे, तो क्या हुआ, ये युवाओं के बीच में ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ गई। 7वां पॉइंट है डिजिटल रेडियो युग। आज रेडियो इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इससे श्रोता दुनिया के किसी भी स्थान से कार्यक्रम सुन सकते हैं, है कि नहीं। और वर्तमान समय में रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। इसकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है। आज भी, वैसे तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन में एफएम हटा दिया गया है, लेकिन कुछ मोबाइल्स में अभी भी एफएम रेडियो देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, रूपक और रूप मूर्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम समझते हैं कि रूपक और रूप मूर्ति क्या है। सबसे पहले प्रस्तावना देंगे। रेडियो कार्यक्रमों में रूपक और रूप मूर्ति दोनों का विशेष महत्व है ना। दोनों की प्रस्तुति शैली और उद्देश्य अलग अलग होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों हैं। ठीक है। रूपक का परिचय क्या है और फिर रूप मूर्ति का परिचय, दोनों का देंगे। पहले रूपक का पढ़ते हैं। रूपक रेडियो की एक नाट्य विधा है। ठीक है, या नाट्य विधा मतलब नाटक की विधा है। इसमें किसी विशेष को संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आवाज़ों के माध्यम से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। रूप मूर्ति क्या है? रूप मूर्ति किसी महान व्यक्ति के जीवन, विचारों और उपलब्धियों का ध्वनि चित्रण होता है। यानी कि किसी के बारे में बताना, उनको इमेजिनेशन करवाना। ठीक है, इमेजिनेशन करवाना ही क्या होता है? रूप मूर्ति होता है। वो भी रेडियो पे करवाया जाता है। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति से श्रोताओं का परिचय कराना होता है। यानी कि हम किसी बढ़िया बंदे के बारे में, किसी फेमस बंदे के बारे में अगर हम बता रहे हैं रेडियो पर, तो हम सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि उसका परिचय दे रहे हैं उसको, कि वो कितना महान था और कितना उसने काम किया। रूपक और रूप मूर्ति में अंतर। अब अर्थ के माध्यम से कैसे अलग है ये? अर्थ के माध्यम से हम देखेंगे कि रूपक एक नाट की प्रस्तुति है। नाट की प्रस्तुति यानी कि कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, और वो क्या बोलते हैं, नाटक करते हैं। रूपक जो है, रूपक। ठीक है। और लेकिन रूप मूर्ति में क्या है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण में आता है। किसी व्यक्ति परिचय देते हैं, किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उद्देश्य के आधार पर हम अंतर बताएंगे कि रूपक का उद्देश्य क्या है? किसी विषय या समस्या को प्रस्तुत करना। जो रूपक है उसमें क्या होता है? किसी विषय, ठीक है, या समस्या के बारे में बताया जाता है उसके अंदर। लेकिन रूप मूर्ति में क्या होता है? रूप मूर्ति का उद्देश्य किसी महान व्यक्ति के जीवन को सामने लाना होता है। ठीक है ना। प्रस्तुति शैली में क्या होता है? प्रस्तुति शैली के आधार पर हमें बताना है अंतर। ठीक है ना। रूपक में संवाद और अभिनय अधिक होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कैरेक्टर्स उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। लेकिन रूप मूर्ति में तथ्य, घटनाएं और विवरण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं हुई, जो भी विवरण है, वो अधिक महत्वपूर्ण उसको माना जाता है। और विषय वस्तु के आधार पर क्या है कि रूपक किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक विषय पर हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन रूप मूर्ति सामान्यतः किसी विशेष व्यक्ति पर ही आधारित होता है ना। ये तो किसी भी टॉपिक पर बना सकते हैं नाटक जो होता है, लेकिन जो रूप मूर्ति होता है वो किसी व्यक्ति के ऊपर ही होता है या किसी जगह के बारे में होता है। समानताएं क्या है दोनों में, ये हम समझते हैं कि दोनों रेडियो की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। दोनों का उद्देश्य श्रोताओं को जानकारी और मनोरंजन प्रदान करना है ना। और फिर लास्ट में निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आकाशवाणी की नई सेवाएं जो हैं उनकी विवेचना करनी है। ठीक है, उनके बारे में बताना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे हम कि आकाशवाणी भारत की प्रमुख रेडियो प्रसारण संस्था है। हमने पूर्व पर पढ़ा ना कि 1936 में उसका कहते हैं स्थापना हुई थी। तो आकाशवाणी भारत की प्रमुख रेडियो प्रसारण संस्था है। समय के साथ इसने नई तकनीक को अपनाकर अपनी सेवाओं का विस्तार किया।
ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सूचना और मनोरंजन पहुंचाया जा सके। ठीक है ना। आकाशवाणी का परिचय कैसे देंगे कि आकाशवाणी भारत सरकार की रेडियो प्रसारण सेवा है। यह समाचार, शिक्षा, क्या क्या देती है? समाचार, ठीक है, समाचार, शिक्षा, मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन, गीत संगीत, ये सब चीज़ें लोगों को प्रस्तुत करवाती है। एफएम सेवा शुरू होने से ध्वनि की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके माध्यम से श्रोताओं को स्पष्ट और बेहतर आवाज़ में कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं। इसकी शुरुआत भी किसने की थी? आकाशवाणी ने की थी। डिजिटल प्रसारण सेवा क्या है कि डिजिटल तकनीक के प्रयोग से रेडियो प्रसारण अधिक प्रभावी और आधुनिक बन गया है। इससे कार्यक्रमों की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में वृद्धि हुई है। समाचार सेवा, आकाशवाणी देश और दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाता है। ठीक है ना। समाचार सेवा में किसका आता है? देश विदेश की खबरें किस तक पहुंचाता है? श्रोताओं तक, सुनने वालों तक। इसके समाचार सेवा विश्वसनीय और लोकप्रिय मानी जाती है। शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे इसके अंदर। ठीक है ना, आकाशवाणी पे। इनका उद्देश्य क्या होता था कि शिक्षा को बढ़ावा देना और ज्ञान का प्रसार करना। इन पे शो चलते, टाइम टू टाइम चलता था, किस टाइम ये आएगा, इस टाइम ये आएगा। ठीक है। कृषि एवं ग्रामीण सेवा क्या थी इसके अंदर कि किसानों के लिए खेती, मौसम और नई तकनीकों से संबंधित जानकारी प्रसारित की जाती थी ताकि उन तक भी रेडियो प्रसारण आकाशवाणी पहुँचे। इससे ग्रामीण विकास में सहायता मिलती है कि नहीं। ऑनलाइन एवं मोबाइल सेवा क्या थी? अब आकाशवाणी के कार्यक्रम मोबाइल ऐप और इंटरनेट के माध्यम से भी सुने जा सकते हैं। इससे इसकी पहुंच वैश्विक स्तर तक हो चुकी है, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल तक भी हो गई। और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो के साक्षात्कार कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो विचार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे हम? चलो ठीक है, बताता हूँ मैं। साक्षात्कार रेडियो का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। ठीक है ना, साक्षात्कार रेडियो का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। साक्षात्कार किसे कहते हैं? जो पढ़े लिखे हुई चीज़ों की जो कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या होता है? इसके माध्यम से किसी व्यक्ति के विचार, अनुभव, ज्ञान को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। यानी कि नॉलेजेबल जो क्या बोलते हैं कार्यक्रम होते हैं, जो पढ़े लिखे चीज़ों के कार्यक्रम होते हैं, वो ज़्यादा लोकप्रिय माने गए। साक्षात्कार कार्यक्रम का परिचय, क्योंकि उस टाइम क्या था कि लोग जानना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। ठीक है, साक्षात्कार कार्यक्रम का परिचय देखते हैं क्या होता है। इस कार्यक्रम में किसी विशेषज्ञ, कलाकार, नेता या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत की जाती है। इससे श्रोताओं को नई और उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है, उनको कुछ सीखने को मिलता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यह है कि साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को सीधे संबंधित व्यक्ति के माध्यम से समझाना होता है। इससे जानकारी अधिक विश्वसनीय और रोचक बन जाती है कि नहीं। यानी कि किसी अगर सक्सेसफुल इंसान से अगर हम बातचीत करेंगे तो उसको देख के हम प्रेरित होते हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या है कि साक्षात्कार संवाद आधारित कार्यक्रम होता है। ठीक है ना, जो साक्षात्कार है वो संवाद आधारित, मतलब कि एक पॉडकास्टिंग तरीके से जो कार्यक्रम होता है, जैसे आजकल के टाइम पॉडकास्ट होते हैं वैसे ही होता है। इसमें प्रश्न और उत्तर के माध्यम से विषय को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। लाभ क्या है इसका? लाभ ज़रूरी है, सही सी बात है। इससे श्रोताओं को प्रेरणा, ज्ञान और नई सोच प्राप्त होती है, जैसा कि हम अभी बोलते हुए आ रहे हैं, है ना। इससे लाभ से क्या होता है? प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा, ठीक है, ज्ञान मिलता है इससे लोगों को, और सोच जो होती है वो नई सोच प्राप्त होती है कि नहीं। साथ ही वे प्रसिद्ध व्यक्ति के विचारों से प्रेरित होते हैं। ठीक है ना, जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं उनसे प्रेरित होते हैं, प्रेरित। ठीक है, ये भी जोड़ सकते हैं पॉइंट एक। सीमाएं क्या क्या है इसकी? कभी कभी समय के कमी के कारण सभी महत्वपूर्ण बातें सामने नहीं आ पाती। कुछ साक्षात्कार पक्षपातपूर्ण भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कुछ साक्षात्कार क्या होते हैं कि पक्षपातपूर्ण भी हो सकते हैं इसके अंदर। समाज में महत्व क्या है इस रेडियो का या इस कार्यक्रम का? साक्षात्कार कार्यक्रम लोगों को जागरूक बनाने और विभिन्न विषयों पर जानकारी देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये क्या काम करती है? ये लोगों को जागरूक और विभिन्न विषयों पर जानकारी देती है, जानकारी। ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7,
रेडियो से प्रसारित ज्ञानवर्धक मनोरंजन की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम 4-5 लाइन लिखेंगे उसके बारे में कि रेडियो केवल मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि ज्ञान भी बढ़ाता है, इसलिए इसे ज्ञानवर्धक मनोरंजन का प्रभावी माध्यम माना गया है कि नहीं। ज्ञानवर्धक मनोरंजन का अर्थ क्या है कि ऐसे कार्यक्रम जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और जानकारी भी प्रदान करें, यानी कि मनोरंजन के साथ शिक्षा भी दें, ऐसे वो क्या कहते हैं, ज्ञानवर्धक मनोरंजन कहलाते हैं। ये शैक्षिक कार्यक्रम, रेडियो पर विद्यार्थी के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, इससे उनकी पढ़ाई में सहायता मिलती है। विज्ञान एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में विज्ञान, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी उपयोगी जानकारी दी जाती है, इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। कृषि कार्यक्रम जैसे देते हैं, कृषि कार्यक्रम में इसमें किसानों के लिए खेती, उर्वरक, सिंचाई और मौसम संबंधी जानकारी प्रसारित की जाती है, इससे उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है ताकि उनसे कोई कमी ना हो, उनकी फसलें खराब ना हो। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और विरासत की जानकारी मिलती है कि कब से हमारी विरासत चलती आ रही है और कितने इसमें लाभ है, कितने फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। लाभ एवं महत्व, देखो हमने लाभ की बात करी और लाभ आ गया। ये कार्यक्रम मनोरंजन के साथ ज्ञान भी प्रदान करता है, ठीक है ना। इससे लोगों का बौद्धिक विकास होता है और समाज में जागरूकता बढ़ती है। अगर लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे तो लोग जागरूक होंगे। और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे हम। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, रूपक और डॉक्यूमेंट्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब कोई 4-5 लाइन सिंपल सी बात है, प्रस्तावना में हम लिखेंगे ही कि रूपक और डॉक्यूमेंट्री में दोनों रेडियो की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, दोनों ही रेडियो पे आते हैं, दोनों का उद्देश्य जानकारी देना है, लेकिन उनकी प्रस्तुति में अंतर है, यानी कि प्रस्तुत करने का तरीका जो है उसमें अंतर है, वो हम आगे देखेंगे। रूपक का परिचय क्या है कि रूपक एक नाट्य प्रस्तुत है, ऊपर हमने पढ़ा रूपक के बारे में, और ठीक है, तो रूपक एक नाट्य जिसमें संवाद, ध्वनि, प्रभाव और अभिनय का उपयोग किया जाता है, कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। इसका उद्देश्य किसी विषय को रोचक बनाना है, प्रस्तुत करना है, सस्पेंस क्रिएट करना है उसके अंदर। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का परिचय क्या है? डॉक्यूमेंट्री वास्तविक तथ्यों और घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम होते हैं, है ना। जैसे किसी चीज़ के ऊपर, किसी ऐतिहासिक स्थल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना दी, इसमें किसी विषय का तथ्यात्मक और विस्तृत वर्णन किया जाता है, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर बताया जाता है कि ये कब बना, कैसे बना, किसने बनाया। रूपक और डॉक्यूमेंट्री में अंतर, उद्देश्य क्या था इनके, ठीक है। रूपक का उद्देश्य मनोरंजन के साथ संदेश देना होता था, जबकि डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य तथ्यात्मक, फैक्ट्स की जानकारी प्रदान करना होता था कि देश में ये जो इमारतें हैं वो किसने बनाई, कैसे बनाई और कहाँ पे कैसे युद्ध हो रहे हैं। प्रस्तुति क्या थी इसकी, प्रस्तुत करने के क्या तरीके थे कि रूपक में अभिनय और संवाद अधिक होते थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में वास्तविक घटनाओं और तथ्यों पर जोर दिया जाता था कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है और पास्ट में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें। तथ्यात्मक, फैक्ट्स के बारे में हम देखते हैं क्या था कि एक सेकेंड, रूपक काल्पनिक और नाटकीय था, ठीक है ना। जो तथ्य था उसका कि रूपक जो था वो काल्पनिक था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री थी वो गंभीर और तथ्यात्मक शैली में प्रस्तुत की जाती थी, है कि नहीं। और शैली कैसी थी इसकी कि जो रूपक किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक विषय पर आधारित हो सकता था, है कि नहीं। लेकिन जबकि डॉक्यूमेंट्री मुख्य रूप से वास्तविक घटनाओं और विषयों पर आधारित होती थी। तो ये इसके अंतर हो गए। समानताएं क्या थी इन दोनों के बीच में कि दोनों का उद्देश्य श्रोताओं को जानकारी देना और उनकी रुचि बनाए रखना, दोनों रेडियो प्रसारण को प्रभावशाली बनाते हैं। और लास्ट में निष्कर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका पर प्रकाश डालिए। चलो डालते हैं प्रकाश। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारा। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जाहिर सी बात है, ये दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। क्या है? रेडियो। शिक्षा में रेडियो का महत्व क्या है? रेडियो के माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थी तक एक साथ शिक्षक सामग्री पहुंचाई जा सकती है कि नहीं। इससे शिक्षा का प्रसार होता है, यानी कि शिक्षा में बढ़ोतरी होती है। दूरस्थ शिक्षा में योगदान, दूरस्थ शिक्षा मतलब कि दूर की शिक्षा में योगदान। जो लोग दूर रहते हैं, जो विद्यार्थी विद्यालय या कॉलेज नहीं जा पाते, वे रेडियो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे शिक्षा अधिक सुलभ बनती है। शिक्षा केवल किताबी जानकारी ही नहीं होती, बल्कि किसी भी तरीके से हम शिक्षा ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थी के लिए उपयोगिता क्या है? उपयोगिता विद्यार्थी के लिए, रेडियो विद्यार्थी को विषयों की अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है
और क्या करता है, इससे उनका ज्ञान और समझ दोनों बढ़ती है कि नहीं। शिक्षकों के लिए सहायता कैसे है? शिक्षकों को भी नए शिक्षण तरीके और विषयों की जानकारी मिलती है। इससे उनके शिक्षण क्षमता में सुधार होता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए और किस कंडीशन में उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी उन पे रेडियो पे बताई जाती हैं। ये सारे शोज चलते हैं। ग्रामीण शिक्षा में भूमिका। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। ये उन क्षेत्रों तक ज्ञान पहुंचाता है जहां अन्य संसाधन सीमित होते हैं। कुछ गांवों में कॉलेज स्कूल भी नहीं होते, तो वहाँ के लिए ये रेडियो काफ़ी लाभदायक होता है। चुनौतियाँ क्या आती हैं कि रेडियो में केवल ध्वनि होती है। कोई बात नहीं, वो चलता है। अगर ज्ञान सीखने वाला बच्चा होगा तो वो कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसलिए कुछ विषयों को समझाना कठिन हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ को ग्राफ से समझाना हो, डायग्राम से समझाना हो, तो वो नहीं समझा पाएंगे। हमें उनको बोल के ध्वनि के तरीके से ही उनको समझाना पड़ेगा। इसके बावजूद इसकी उपयोगिता बनी हुई है, ठीक है, फिर भी बनी हुई है। क्योंकि दूर दराज जहाँ पे कॉलेज स्कूल नहीं है, उनके लिए तो ये रेडियो एकमात्र सहारा है। और लास्ट में निष्कर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ेंगे। रेडियो की भाषा पर प्रकाश डालिए। अब भाषा पर प्रकाश डालते हैं। चलो आ जाओ। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? कि रेडियो की सफलता काफ़ी हद तक उनकी भाषा पर निर्भर करती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम अगर जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर हम उस भाषा में रेडियो नहीं सुन सकते तो फिर वो मज़ेदारी नहीं है। दूर दराज तक अगर हमें की शिक्षा पहुंचानी है, कोई भी चीज़ पहुंचानी है, तो हमें उनकी लैंग्वेज को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर पंजाब है तो पंजाबियों को सुनाना पड़ेगा। हिंदी उन्हें भी समझ में आ जाएगी, बट पंजाबी में अगर उनके लिए रेडियो की जो शोज़ हैं वो अगर करे जाएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। रेडियो भाषा का परिचय, ठीक है। अब रेडियो की भाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से कार्यक्रमों को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ये बोलचाल के करीब और सहज होने चाहिए, है कि नहीं। कि जो उनकी भाषा है, मातृभाषा है, या जो उनके एरिया में बोली जाती है वो भाषा, उस भाषा में अगर कार्यक्रम चलाए जाएँ, श्रोताओं तक पहुँचाया जाए तो ज़्यादा चलेगा। रेडियो भाषा की विशेषताएँ क्या क्या हैं? सरलता, सबसे पहले कि रेडियो की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे हर वर्ग का व्यक्ति आसानी से समझ सके। कुछ ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए कि जो हर जगह पे फिट बैठे, ठीक है। सरलता में क्या है कि आसान, ठीक है, आसान होनी चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए भाषा में। वाक्य छोटे और स्पष्ट होने चाहिए ताकि सुनते समय कोई भ्रम ना हो, है ना, समझ आ जाए। संक्षिप्तता, रेडियो में कम शब्दों से अधिक बात कहने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि लंबी बात करने पर श्रोता जो है, सुनने वाला जो व्यक्ति है, वो भ्रमित हो जाता है कि पीछे की बातें क्या थी। प्रभावशीलता क्या होती है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव छोड़े और उनकी रुचि बनाए रखे। आप इसमें एक पॉइंट वो भी जोड़ सकते हैं, वो जो लैंग्वेज वाली मैंने बताई थी, वो भी इसकी विशेषता में बहुत काम आएगी। रेडियो लेखन में भाषा का महत्व, ठीक है। अब क्या है कि अच्छी भाषा कार्यक्रमों को रोचक और प्रभावशाली बनाती है। अच्छी भाषा से मतलब क्या है? भाषा अच्छी, लाइक हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, विनम्र तरीके से बात कर रहे हैं, उसी को अच्छी भाषा कहा जाता है। इससे संदेश सही रूप से श्रोताओं तक पहुंचता है। सावधानियां इसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए कि कठिन शब्द जो होते हैं, वो कठिन शब्द, लंबे वाक्य और जटिल भाषा से बचना चाहिए, है कि नहीं। भाषा हमेशा श्रोताओं के स्तर के अनुसार होना चाहिए। कोई हार्ड लैंग्वेज या हार्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और लास्ट मिस कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गीत संगीत के सामान्य कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। गीत संगीत, नाच गाना, आप लोगों को तो पता ही होगा, आजकल रील्स बहुत चलती हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे कि गीत संगीत रेडियो के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है। वक्त बदल जाता है पर गीत संगीत हमेशा लोकप्रिय ही होते हैं। ये श्रोताओं को मनोरंजन और मानसिक शांति प्रदान करता है। बिल्कुल, सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा कहते हैं शांति प्रदान करते हैं, ये तो हम सबको ही पता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे गीत संगीत कार्यक्रम का परिचय कैसे देंगे हम कि इन कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के गीत और संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। जितना मर्जी उतना सुनो। इनका उद्देश्य श्रोताओं का मनोरंजन करना होता है। बिल्कुल, इससे हम मनोरंजन होते हैं। कार्यक्रमों के प्रकार क्या क्या प्रकार होते हैं कार्यक्रमों के कि शास्त्रीय गीत या शास्त्रीय संगीत जो होते हैं वो होते हैं, ये भारतीय शास्त्रीय
जो संगीत होते हैं कि प्राचीन और समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जो शास्त्रीय संगीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोक संगीत। लोक संगीत किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक और परंपराओं को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? किसी क्षेत्र के संस्कृति और किसके परंपराओं को दर्शाता है। ठीक है ना। फिल्मी गीत जो आजकल के लोगों को ज़्यादा पसंद है कि ये सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से शामिल है। ठीक है ना, और सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, लोकप्रिय है। और दूसरा क्या है? सभी आयु के लोग पसंद करते हैं, सभी एज के लोग पसंद करते हैं। भक्ति संगीत, भक्ति गीत लोगों को आध्यात्मिक भावना और श्रद्धा उत्पन्न करती है। जो रिलीजियस टाइप पर्सन होगा उसे ये गीत बहुत पसंद आते हैं। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर कोई भक्ति संगीत सुनता है अपने दिन में। ठीक है ना। श्रोताओं पर प्रभाव कैसे पड़ता है? गीत संगीत लोगों के मन को प्रसन्न करता है। जो सुनने वाले होते हैं उनके जो मन होते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और तनाव कम करने में मदद करता है। जो तनाव होता है, तनाव वो क्या करता है? कम करने में मदद करता है, डाउन हो जाता है उसका। और महत्व क्या है इन गीत संगीत का? ये सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने और लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। संरक्षित यानी कि बचा के रखते हैं हमारी संस्कृति को। यानी जैसे भक्ति संगीत हो गया, शास्त्रीय संगीत हो गया, लोक संगीत हो गया, ये सुनने से क्या होता है कि हमारी जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहती है और लोग उससे जुड़े रहते हैं। और नेक्स्ट है, लास्ट है, मतलब कि निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो की नई सेवाओं का परिचय दीजिए। जो रेडियो की नई सेवाएं जो हैं उनका परिचय हमें देना है, तो देते हैं परिचय नई सेवाओं का भाई। कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, कैसे देंगे? तकनीकी विकास के साथ रेडियो ने भी नए रूप अपनाए। बिल्कुल समय के साथ बहुत ज़रूरी है चलना, वरना आप पीछे रह सकते हैं। नई सेवाओं ने इसकी उपयोगिता और लोकप्रियता दोनों बढ़ाई। जब कुछ नया आता है तो लोग उसे एक्साइटमेंट में सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो का आधुनिक स्वरूप। आज रेडियो केवल पारंपरिक माध्यम नहीं रह गया, ये इंटरनेट और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है कि नहीं? ईयरफोन्स लगाए और सुनना स्टार्ट कर देते हैं। एफएम प्रसारण, एफएम सेवा ने बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान की, यह विशेष रूप से युवाओं में लोकप्रिय है। ठीक है। इंटरनेट रेडियो के माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से से कार्यक्रम सुने जा सकते हैं और किसी भी क्या बोलते हैं, देश की भी बातें सुनी जा सकती हैं। डिजिटल रेडियो कैसा है कि तकनीक ने रेडियो को अधिक स्पष्ट और आधुनिक बना दिया है। किसने बना दिया है? डिजिटल रेडियो ने। मोबाइल रेडियो सेवाएं, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी और कभी भी रेडियो सुना जा सकता है, क्योंकि अब वो एक छोटे से डब्बे में आ गया है जो हमारा फ़ोन है उसके अंदर। लाभ एवं महत्व क्या क्या है इनके? इसमें लाभ है कि नई सेवाओं ने रेडियो की पहुंच बढ़ाई और श्रोताओं को अधिक जो है वो सुविधाएं प्रदान की हैं। और निष्कर्ष लास्ट में आता है कि नई तकनीकों के कारण रेडियो आज भी एक आधुनिक और प्रभावी संचार माध्यम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों के कार्यक्रम हेतु रेडियो लेखन कैसे किया जाता है? उदाहरण देख के समझाएं। तो चलो समझाते हैं उदाहरण के साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम तैयार करना एक विशेष कला है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों का मन चंचल होता है, उनका मन हर किसी के समझ में नहीं आता है, तो ये काफ़ी विशेष कला होती है। इसमें उनकी उम्र, रुचि और समझ का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ठीक है। बाल कार्यक्रम का परिचय। बाल कार्यक्रम बच्चों के मनोरंजन, शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के लिए तैयार किए जाते हैं, जिससे उनका जो व्यक्तित्व है और जो विकास है वो जो उनका अच्छे तरीके से हो। रेडियो लेखन के सिद्धांत क्या हैं? लेखन क्या है? जो लेखन हो वो सरल, ठीक है, और क्या है? रोचक हो, बच्चों की समझ के अनुसार होना चाहिए, बच्चों के समझ के अनुसार होना चाहिए, है कि नहीं? भाषा एवं शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा सहज और बोलचाल की होनी चाहिए, यानी कि जो आम बोलचाल में होती है वैसी होनी चाहिए, आम बोलचाल में हो, ठीक है ना, जो उसकी भाषा है। कठिन शब्दों से बचना है, जो कठिन शब्द हैं
उनसे बचना है। विषय चयन कैसे करें कि विषय बच्चों की रुचि और ज़रूरत के अनुसार होने चाहिए, है कि नहीं। और जैसे कहानी, विज्ञान, नैतिक शिक्षा, ये क्या होता है कि अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनको ये सारी कहानियाँ तो देखो सारे बच्चों की फेवरेट होती हैं, है ना। कुछ बच्चे विज्ञान में भी कहते हैं जो रुचि दिखाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कहानी, कविता एवं गीत का प्रयोग। जैसे क्या होता है कि बच्चे कहानियाँ, कविता और गीतों को अधिक पसंद करते हैं, इसलिए इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे किसी ईमानदार बच्चे की कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा देना, इससे बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। यानी कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे सीखें, कहानी भी इंटरेस्टिंग लगे और बच्चा सीखे भी। सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए हमें इसके अंदर कि ऐसी सामग्री से बचना चाहिए जो बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डाले, यानी कि उसके अंदर लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और हिंसक चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे पे नकारात्मक प्रभाव। सावधानियां हमें क्या क्या रखनी चाहिए, ऐसी सामग्री से बचना चाहिए जो बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाले, यानी कि जिसमें हिंसक चीज़ें ना हो, लड़ाई झगड़े वाली कहानियाँ ना हो, मनोरंजन वाली चीज़ें हों और शिक्षा भी हो। और लास्ट में निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो पत्रिका पर प्रकाश डालिए। अब हम इस पे भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि रेडियो पत्रिका रेडियो के एक लोकप्रिय प्रस्तुत शैली है। कैसे? इसमें कई विषयों को एक ही कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, ठीक है। रेडियो पत्रिका का परिचय क्या है? यह विभिन्न विषयों का मिश्रित कार्यक्रम होता है जिसमें समाचार, संगीत, साक्षात्कार और अन्य सामग्री शामिल होती है। वो एक ही टाइम पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब चीज़ें चलती रहती हैं। प्रमुख तत्व क्या क्या है इसके अंदर कि इसमें विविध विषयों को संतुलित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि हर चीज़ के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है ताकि श्रोताओं की रुचि बनी रहे, है कि नहीं। जिसको कहते हैं संगीत सुनना है वो चीज़ें भी सुनेगा जो उसके काम की नहीं है, जो उसका मन नहीं है सुनने का, बट उस पर भी बना रहेगा। विषय वस्तु रेडियो पत्रिका में सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक और मनोरंजन से जुड़े विषय शामिल किए जाते हैं। विशेषताएं क्या है इसके अंदर कि इसका स्वरूप विविधतापूर्ण और आकर्षक होता है। विविधतापूर्ण यानी कैटेगरी में बटा होता है और सभी आकर्षक होते हैं। इस श्रोताओं में लोकप्रिय रहती है। महत्व क्या है इसका, इस शो का? ये एक ही कार्यक्रम में अनेक प्रकार की जानकारी और मनोरंजन उपलब्ध कराती है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। सीमाएं क्या क्या है इसके अंदर कि कभी कभी अधिक विषय होने के कारण किसी विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती। ये तो जाहिर सी बात है, सब चीज़ों के लिए नहीं हो पाती, और जिसको एक ही चीज़ सुननी है उसको और भी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। ये भी आप इसमें सीमाएँ लिख सकते हैं। और अब हमारी टिप्पणियाँ शुरू हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, व्यावसायिक प्रसारण। सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे व्यावसायिक के बारे में कि व्यावसायिक प्रसारण का संबंध किससे है? विज्ञापन और व्यापारिक गतिविधियों से होता है। इसका जो क्या होता है, जो इसका संबंध है, संबंध किससे है? किससे बताओ? विज्ञापन और किससे है? व्यापारिक से, व्यापार से, ठीक है। इसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करना होता है, ठीक है ना। इसका जो होता है ये उत्पादों और सेवाओं से। अर्थ व्यावसायिक प्रसारण का, जब रेडियो पर विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु या सेवा का प्रचार किया जाता है तो उसे व्यावसायिक प्रसारण कहते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है, ठीक है, और उपभोक्ताओं तक उत्पादों की जानकारी पहुंचाना। प्रमुख विशेषताएं इसकी बताएंगे हम कि इसमें आकर्षक भाषा और प्रभावशाली संदेशों का उपयोग किया जाता है ताकि लोग आकर्षित हों, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, ठीक है ना। लाभ क्या है इसके कि इससे व्यवसाय जो होते हैं को अपने उत्पादों का प्रचार करने का अवसर मिलता है। कोई नई कंपनी आई, उसने अपना प्रचार किया, उसको ये अवसर मिला, और उपभोक्ताओं को नई वस्तु की जानकारी मिलती है कि मार्केट में ऐसी भी कोई चीज़ आई है। और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। ऐतिहासिक रूपक, क्वेश्चन नंबर 16। ऐतिहासिक रूपक क्या है कि ऐतिहासिक रूपक रेडियो की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें इतिहास की घटनाओं को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है ऐतिहासिक रूपक। अर्थ
ये तो परिचय दे दिया हमने। अब अर्थ क्या है इसका कि जब किसी ऐतिहासिक घटना या व्यक्ति को रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ऐतिहासिक रूपक कहा जाता है। रूपक हमने ऊपर पढ़ा वही है ये, इसमें कैरेक्टर्स बना दिए जाते हैं और बातें बनाई जाती हैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से, लेकिन बात किसकी होती है, इतिहास की होती है। प्रमुख विशेषताएं क्या है इसके अंदर कि इसमें इतिहास और नाटकीय का संतुलन मिश्रण होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि नाटक भी किया जाता है लेकिन इतिहास भी दिखाया जाता है। संवाद और ध्वनि प्रभाव इसे रोचक बनाती है। इसके अंदर ध्वनि अलग अलग सीन्स पे अलग अलग कहते हैं ध्वनि होती है इसके अंदर, और जो बातें होती हैं वो इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। महत्व क्या है इसका कि ये श्रोताओं को इतिहास से परिचित कराता है और इनमें देशभक्ति तथा जागरूकता की भावना उत्पन्न कराता है। जो लोग इतिहास हैं वो उनको इतिहास से परिचित कराता है ये ऐतिहासिक रूपक। उदाहरण जैसे स्वतंत्रता संग्राम, झांसी की रानी या महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रूपक इसके उदाहरण हैं। और लास्ट में निष्कर्ष आता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसार भारती ये क्या है समझते हैं। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक प्रसारण निगम है। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन का संचालन करता है। स्थापना कब हुई इसकी? इसकी स्थापना हुई 1997 में। आई होप आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग 1997 में हुए होंगे। इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को अधिक स्वतंत्रता बनाना था, यानी कि वो खुले तौर पर अपने जो न्यूज़ हैं, जो बातें हैं वो कह सके, कोई प्रतिबंध ना हो। ठीक है ना। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य निष्पक्ष सूचना देना था, निष्पक्ष सूचना देना। क्योंकि इसके पहले वाले पॉइंट में इसने बताया कि जो उद्देश्य इसका क्या था, वो सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को अधिक स्वतंत्र बनाना था, है ना। ठीक है, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना, ये सारे इसके रहते ही हैं। कार्य एवं दायित्व क्या थे? ये समाचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक सामग्री और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण करना था, यानी कि ऐसी बातें बताना था जो करंट सरकार से जुड़ी होती थी या जो जिस पे प्रतिबंध, ऐसी बातें जो लोगों को जानने ज़रूर थी, जागरूक करना ज़रूरी था, ऐसी चीज़ों पे वो कार्यक्रम चलाते थे। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से संबंध कैसा था? आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों प्रसार भारती के अंतर्गत कार्य करते थे। ये जो दोनों हैं ये किसके अंतर्गत काम करते थे? इसके अंतर्गत काम करते थे। किसके? प्रसार भारती, इसके अंदर काम करते थे। महत्व क्या है इसका? महत्व यह है कि प्रसार भारती देश की सांस्कृतिक विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में योगदान देता है। और लास्ट में निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो कोड एवं संकेत। परिचय क्या है इसका कि रेडियो प्रसारण, जो रेडियो प्रसारण में कोड और संकेतों का विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आसान होता है। ठीक है ना। अर्थ क्या है कि कोड और संकेत ऐसे विशेष शब्द, चिन्ह या ध्वनि हैं जिनका जो है वो निश्चित अर्थ होता है, उसके बारे में अर्थ साझा किया जाता है। आवश्यकता क्या है? इनका उपयोग संदेशों को जल्दी और स्पष्ट रूप से पहुंचाने के लिए किया जाता है। देखो रेडियो उस समय पे सबके पास था, तो क्या होता था, किसी भी अगर समाचार को, किसी भी संदेश को अगर पहुंचाना होता था किसी तक, तो एक कोड इस्तेमाल करते थे ताकि जिसको सुनना होता है, जिसको पता होना था, वो कोड क्रैक कर लेता है। प्रमुख प्रकार क्या है इसके कि रेडियो प्रसारण में ध्वनि संकेत, तकनीकी कोड और पहचान संकेतों का उपयोग किया जाता है। उपयोगिता क्या है इसकी कि इनकी सहायता से प्रसारण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनती है कि नहीं। महत्व क्या है इसका? कोड और संकेत समय की बचत करते हैं तथा संचार को सरल बनाते हैं। और लास्ट में निष्कर्ष आता है। क्वेश्चन नंबर 19, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्टून। परिचय। सबसे पहले कि रेडियो का मनोरंजन की एक विधा है। इसमें हास्य और व्यंग के माध्यम से सामाजिक विषयों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो चुटकुले होते हैं और हंसी वाली जो कॉमेडी वाली चीज़ें होती हैं उसको उसके तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थ क्या है कि रेडियो कार्टून ध्वनि आधारित हास्य प्रस्तुत होती है, यानी कि ऐसी फनी आवाज़ें निकाली जाती हैं जिससे हंसी आए, जिसमें पात्रों और घटनाओं को व्यंग्यात्मक रूप से दिखाया जाता है। ठीक है ना। विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इसमें हास्य, व्यंग, रोचक यानी कि चुटकुले और रोचक संवाद यानी कि इंटरेस्टिंग जो बातें होती हैं और प्रभावशाली ध्वनि प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ये सब मिलके हमें हंसाने की कोशिश होती है। उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना और सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। कुछ कार्टून्स के ज़रिए क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स की चीज़ों को भी दिखाया जाता है, तो वो आप आजकल देख ही रहे होंगे। समाज में भूमिका, समाज में इसकी क्या भूमिका है कि रेडियो कार्टून लोगों को हंसाने के साथ साथ उन्हें सोचने पर भी मजबूर करता है। ये सामाजिक जागरूकता फैलाने में मदद भी करता है। इसका महत्व क्या है कि महत्व यह है कि यह मनोरंजन का प्रभावी साधन है और श्रोताओं में काफ़ी लोकप्रिय होता है संगीत के बाद। निष्कर्ष क्या है?
निष्कर्ष में लिख सकते हैं जैसे कि रेडियो कार्टून हास्य और संदेश का सुंदर मिश्रण है। यह रेडियो कार्यक्रमों को रोचक और प्रभावशाली बनाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।